हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। आज का अपना जो टॉपिक है वो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था और उसके जो इंट्रोडक्शन, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन के अंदर अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी वजह से जो वर्तमान यानी कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली है उसके अंदर किस प्रकार के बदलाव आए उसके बारे में हमने देखा। उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स थे यानी कि कुछ ऐसे तथ्य थे जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है, डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन आता है वैज्ञानिकों के नाम से या किसने कौन सी प्रणाली दी, किस प्रणाली के अंतर्गत कौन सा वर्ग या समूह रखा गया या कौन सी प्रणाली को किस दशक के दौरान दिया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था जाति, और जाति के ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जाति होती है। ठीक है, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूं। आज हम उसी क्लासिफिकेशन को आगे लेके स्टार्ट करेंगे और पर्टिकुलर एक एक वर्ग को पूरे इसके एग्जाम्पल सहित देखेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो RH व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। तो आज हम मोनेरा को लेकर चलते हैं यानी कि जो जगत मोनेरा है उसके बारे में पढ़ते हैं। जगत मोनेरा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो RH व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी वही पंच जगत प्रणाली आज की आधुनिक वर्गीकरण का एक मुख्य आधार बन गई है। उसी के आधार पर उन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहा जाता था RH व्हिटेकर को। तो उसी के आधार पर आज हम मोनेरा को स्टार्ट करते हैं। अब देखो मोनेरा के अंदर कौन से जीवों को रखा गया है और किस प्रकार के जीव किस श्रेणी के अंदर आते हैं उनको देखने का एक आसान तरीका, कल भी मैंने एक टेबल बताई थी और उसमें आपको सुविधापूर्ण बताया था कि कौन सी किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, किससे मिलकर बनी होती है और अनुपस्थित है या उपस्थित है, कोशिका झिल्ली है या नहीं, जनन का कौन सा कार्यशैली है, पोषण किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और उसके अंदर कोशिकीय संरचना किस प्रकार की होती है। तो आज हम मोनेरा की बात करते हैं। तो मोनेरा में हमने देखा था कि मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर जो अधिकांश मात्रा में होते हैं यानी कि सबसे अधिक से भी ज़्यादा मात्रा में वो होता है इसके अंदर सूक्ष्म जीव। यानी कि मोनेरा जो जगत आता है इसके अंदर सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। और सूक्ष्म जीवों की भी बात कर ले तो इसके अंदर देखो मुख्य रूप से ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और कुछ रसायन संश्लेषी भी होते हैं। ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट फर्स्ट के अंदर बात भी की थी कि ये प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी भी होते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी का मतलब क्या है कि इसका एक ही सीधा सा मतलब है कि प्रकाश संश्लेषी मतलब कि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो श्वसन वर्णक क्या पाया प्रकाश संश्लेषण का जो वर्णक होगा वो क्लोरोफिल होगा। इनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा। ये सारी चीज़ें देखिए, रसायनों का भी कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं, इसके बारे में जो रसायनों द्वारा अपने अंदर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कुछ न कुछ रसायनों की एक्टिविटीज़ करते हैं जो एज ए रिजल्ट के तौर पर एनर्जी एक्सपेल आउट होती है। तो ये तो थी इसमें श्वसन। अब देखो प्रकाश की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं श्वसन वर्णक। यानी कि इसकी बात की जाए कि मोनेरा जगत के जो जीव है उनके अंदर जो श्वसन एंजाइम होते हैं, श्वसन एंजाइम, तो ये श्वसन एंजाइम किस रूप में पाया जाता है? क्योंकि हमने क्या बात की है कि हमने एक वर्ड लिखा है प्रोकैरियोटिक, यानी कि मोनेरा जगत के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो प्रोकैरियोटिक का जो वर्ड है, ये वर्ड देखते ही आपको दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गन्स नहीं होंगे, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, ये जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। और इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, के अंदर झिल्ली भी वेल डेवलप्ड नहीं होगी, न्यूक्लियस केंद्र के समान संरचनाएं पाई जाएगी जिसे हम न्यूक्लियोइड या केंद्र काप कहते हैं। इस प्रकार की जो हमने साइटोलॉजी में इसका पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस, उसके स्पेशल कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स और उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की हमने बात की, तो इसके अंदर अधिकांश जो भी बात करेंगे तो जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि जो कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो साधारण सी बात है कि बड़े जीवों यानी कि यूकैरियोटिक के अंदर जो कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाए जाते हैं, जो श्वसन वर्णक के तौर पर काम करते हैं, वो वही प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर
अनुपस्थित होते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन एंजाइम के तौर पर मध्यकाय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मध्यकाय, जिसे बोलते हैं मीजोसोम। याद रह जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकाय मोनेरा जगत के अंदर श्वसन एंजाइम के तौर पर मध्यकाय संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल वगैरह चीजें पाई जाती हैं। और हमने एक और बात देखी थी, वो थी कि इसकी जो कोशिका भित्ति थी, किसकी? मोनेरा जगत के जो जीव थे, यानी कि मोनेरा के अंदर आने वाले जीवों की जो कोशिका भित्ति थी, वो कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी थी? वो पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस एमिनो अम्ल से मिलकर बनी थी। पेप्टिडोग्लाइकेन तथा अमीनो अम्ल से वो मिलकर बनी थी, यानी कि इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन और अमीनो अम्ल से मिलकर बनी थी। श्वसन एंजाइम के तौर पर मध्यकाय पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक और अधिकांश सूक्ष्म जीव आते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो सब प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी होते हैं, इनके अंदर किन किन प्रकार के रसायनों का स्रावण होता है, कौन कौन से प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन बना सकते हैं और कौन कौन से जीव प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन नहीं बना पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो मोनेरा जगत को जो जगत है, उसके अंदर जो पाए जाने वाले जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। बांटा गया मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से जीवों को, यानी कि जो जीवाणु पाए जाते हैं, उनको किन किन कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, उसको अब हम देखते हैं। देखो, मोनेरा जगत की बात कर ली थी, इसके जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। हम बात कर रहे थे कि मोनेरा को किन किन कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। देखो, इसको पढ़ने का एक आसान तरीका है कि जो मोनेरा जगत है, उसको मुख्य जो इसके अंदर आने वाले जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनको मुख्य 4 भागों के अंदर हम बांटते हैं। 4 भागों के अंदर किस आधार पर बांटते हैं, किसका इसका लेवल रहता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, वो देखते हैं। तो देखिए, मोनेरा जगत के अंदर आने वाले जीवाणुओं को 4 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहले होते हैं, सबसे पहले वो होते हैं आद्य बैक्टीरिया। क्या होते हैं? आद्य बैक्टीरिया, यानी कि इन्हें आद्य जीवाणु कहते हैं। आद्य जीवाणु। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। तीसरे क्या रहेंगे? तीसरे रहते हैं साइनो बैक्टीरिया। क्या रहते हैं? साइनो बैक्टीरिया या साइनो जीवाणु कहते हैं उन्हें। और चौथे क्या रहेंगे? चौथे रहते हैं अपने माइकोप्लाज्मा। क्या रहते हैं? माइकोप्लाज्मा। इन 4 मुख्य श्रेणियों या मुख्य 4 विभागों के अंदर मोनेरा जगत के अंदर आने वाले एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को बांटा गया है। अब कि इनका कोई बांटने का कुछ ना कुछ आधार तो रहा होगा। इनका आधार को समझने का आसान इस तरीका है इनके नाम में ही। नाम पे कैसे कि देखो, आद्य जीवाणु यू बैक्टीरिया या यू जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया साइनो जीवाणु या माइकोप्लाज्मा। अब इनके नाम से कैसे पता चलता है कि सबसे पहले हम आद्य बैक्टीरिया को देखते हैं। आद्य बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो अत्यधिक कठिन आवासों के अंदर, अत्यधिक कठिन जिस आवासों के अंदर भी क्या रहते हैं, जीवन यापन कर लेते हैं या वहां पर पाए जाते हैं। अत्यधिक कठिन आवास कैसे कि कहीं पे गर्म झरने हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बात कर ली जाए गर्म झरने, अत्यधिक गर्म झरने है जिसे हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिलस गर्म झरने वाला क्षेत्र होता है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। और कुछ कच्छ क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं मिथेनोजन। क्या बोलते हैं? कच्छ क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं मिथेनोजन। यहां पर भी ये पाए जाते हैं। अब देखो, आद्य जीवाणु सबसे प्रारंभिक प्रकार के जीवाणु भी कहलाते हैं और ये अत्यधिक कठिन आवासों में भी पाए जाते हैं। अब इसकी बात की जाए कि इनके सेल वॉल किस प्रकार की बनी होती है। वैसे तो हमने मोनेरा जगत के जीवों की जो कोशिका भित्ति की बात की थी, वो पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस अमीनो एसिड से बनी थी। लेकिन इनमें क्या होता है कि ये बहुत आदिम और प्रारंभिक प्रकार के जीवाणु है, तो इनकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इंपॉर्टेंट है इसका एक कोशिका भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब ये प्रकार के कुछ जीवाणु होते हैं जो गाय या भैंस की शरीर के अंदर आंतों में भी पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं कि गोबर से मुख्य प्रकार के मीथेन गैस का क्या करते हैं?
गाय व भैंस की यानी कि मवेशियों के आंत में पाए जाते हैं, मवेशियों के आंत में पाए जाते हैं। कार्य क्या करते हैं? कार्य ये करते हैं गोबर से मीथेन गैस निर्माण हेतु, गोबर से मीथेन गैस का निर्माण हेतु करते हैं। तो ये पहला अपना आद्य जीवाणु या आद्य बैक्टीरिया की हमने बात कर ली थी। नॉर्मल से है कि कठिन आवास में प्रारंभिक प्रकार के जीवाणु हैं। अब आपके इसके ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन एक ही आता है, कोई भी मवेशी का एग्जाम्पल दे, गाय भैंस या ऊंट, ऐसे बकरी वगैरह मवेशियों, तो बात करेंगे ऐसे लिख दिया जाएगा कि जैसे गाय के शरीर के अंदर गोबर से मीथेन गैस को उत्पादित करने वाले जीवाणु है। फिर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आद्य जीवाणु, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो वो ऐसा क्वेश्चन आता है उसके अंदर आद्य जीवाणु या आद्य बैक्टीरिया अपने सही आंसर होता है, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरे की क्या, कि दूसरा कौन सा है? दूसरा है अपना यू बैक्टीरिया। क्या होता है यू बैक्टीरिया? पहले इनकी कल्चर टेस्ट नॉर्मल चीजें बात कर लेते हैं, फिर इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पर पूरा हो गया, आद्य जीवाणु इतना ही होता है। अब देखो यू बैक्टीरिया का याद रखना, इन्हें सत्य जीवाणु कहा जाता है। यही ओरिजिनल बैक्टीरिया होते हैं, यही क्या होते हैं? ओरिजिनल बैक्टीरिया या सत्य या ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें सत्य जीवाणु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कठोर होती है, कठोर कोशिका भित्ति, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनके अंदर कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और इन जीवाणुओं के अंदर कसाब भी पाए जाते हैं, कसाबिकाएं भी पाई जाती हैं, कसाबिकाएं उपस्थित होती है। अब ये जीवाणु क्या होते हैं? याद रखना कि ये जीवाणु लगभग हम बात करेंगे -98 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। यानी कि कम से कम -198 यानी कि 198 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये जीवित रह जाते हैं, और 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इतने गर्म तापमान में भी कुछ जीवाणु होते हैं ये जीवित रह जाते हैं। ये सभी जगह पर पाए जाते हैं, ऊंचे क्षेत्रों में, हवा वाले क्षेत्रों में, गर्मीले क्षेत्रों में, दरारों में, सब जगह पर ये पाया जाता है। इसके ऊपर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। फिर बात करेंगे हम साइनोबैक्टीरिया की। देखो साइनोबैक्टीरिया, इन्हें कहा जाता है नील हरित शैवाल। क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को ही कहा जाता है नील हरित शैवाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हें ही नील हरित शैवाल कहा जाता है। अब ऐसे क्या बैक्टीरिया है जिनको हम नील हरित शैवाल है, इनको बैक्टीरिया के रूप में रखते हैं, इनका नाम नील हरित शैवाल है? तो याद रखना, कुछ लोग इसके पीछे जो वर्ड है, ये शैवाल को देखकर इसको शैवालों में रख देता है, लेकिन आधुनिक जो वर्गीकरण प्रणाली है उसके अंदर नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी को एज ए बैक्टीरिया के तौर पर माना गया था, और इसी के आधार पर इसे हम बैक्टीरिया या जीवाणु के साथ पढ़ते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कि इसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित ए पाया जाता है। ये पर्णहरित ए क्या करता है? ये पर्णहरित कर ए प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, पर्णहरित ए भी पाया जाता है, नील हरित शैवाल इसके अंदर आते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर। और बात की जाए तो ये नाइट्रोजन संश्लेषण का भी कार्य करते हैं, नाइट्रोजन संश्लेषण, यह नाइट्रोजन संश्लेषण का भी कार्य करता है। ये हो गए साइनोबैक्टीरिया, इसके एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया से। अब अपना चौथा क्या बचा है? चौथा बचा है माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। इसके ऊपर जनरल वे में भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे होने वाले रोगों के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, और इसका कैरेक्टर्स को लेकर तो क्वेश्चन आते ही जाते हैं, क्योंकि हर कोई एक रोग होगा उसके अंदर माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में मिलेगा, नहीं तो इससे होने वाला ग्रसित रोग ऑप्शन में जरूर मिलता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है। देखिए माइकोप्लाज्मा होता क्या है? ये विशेष प्रकार के थोड़े जीवाणु ही होते हैं, लेकिन जीवाणु से भी छोटे आकार में पाया जाता है। क्या होता है? जीवाणु से भी छोटे आकार में, जीवाणु से भी छोटे, यानी कि हमने अभी तक यही पढ़ा था कि सबसे छोटे क्या होता है? जीवाणु। लेकिन ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो बाकी बचे जो तीनों प्रकार के जो बैक्टीरियाज है उनसे भी क्या होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। अब ये छोटे आकार के होते हैं तो इसमें एक तो अपना फैक्ट पता चल गया कि ये सजीव जगत के सबसे सूक्ष्मतम जीव है। क्या है? सजीव
जगत के सजीव जगत के सबसे सूक्ष्मतम सजीव जगत के सबसे सूक्ष्मतम जीव है। कौन है? माइकोप्लाज्मा है। ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट है कि जीव जगत का सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, अब बात की जाए कि माइकोप्लाज्मा है तो इसका पता किसने लगाया, ये कौन से वैज्ञानिक थे जिसने इसके बारे में जानकारी हमें प्रदान की, या क्या हो गया? तो यहाँ पर एक चीज़ नोट लगाकर आप याद रखना, एक नाम वैज्ञानिक का, वो है लुई पास्चर। क्या नाम है वैज्ञानिक का? लुई पास्चर। लुई पास्चर क्या कर रहे थे कि वो मुख्य रूप से पशुओं के अंदर एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? वो रोग होता है प्लूरोनिमोनिया। कौन सा रोग होता है? लुई पास्चर पशुओं का जो रोग होता है, पशुओं मतलब कि मवेशी पशुओं का रोग होता है, उस रोग का नाम है प्लूरोनिमोनिया। इस रोग के ऊपर शोध करते हुए इसने लुई पास्चर ने माइकोप्लाज्मा की खोज की थी। ठीक है, अब ये प्लूरोनिमोनिया आपको पता है कि एक रोग कारक होता है और ये निमोनिया रोग वगैरह फैलाता है। रोग कारक है, रोग कारक। इसके ऊपर रिसर्च करते हुए इन्होंने इसकी खोज की थी और ये जो नामकरण है माइकोप्लाज्मा, नॉकार्ड और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है रस्का। वैज्ञानिक थे नॉकार्ड व रस्का, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस माइकोप्लाज्मा का नाम दूसरा दिया था। क्या दिया था? इन्होंने इन माइकोप्लाज्मा को कहा था पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लूरोनिमोनिया जैसे जीवाणु। ये नामकरण किसने दिया था? पीपीएलओ। नोकार्ड तथा रस्का वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया था। लेकिन बाद में आगे चलकर इसका नामकरण क्या रह गया? इसका नामकरण वही रहा जो माइकोप्लाज्मा। आगे चलकर इसका नामकरण क्या रहा था? माइकोप्लाज्मा। लेकिन पीपीएलओ अपने को याद रखना है। पीपीएलओ किसने दिया था? नोकार्ड व रस्का, दो वैज्ञानिक थे जिसने इसको नाम पीपीएलओ दिया था। ठीक है, अब इसका एक मुख्य लक्षण है या कैरेक्टर्स की बात की जाए कि इसके अंदर ना तो सेल वॉल होती है अच्छे से, ना तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल वॉल होती है और ना ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसकी वजह से इसका क्या होता है कि आकार व आकृति बदलती रहती है। इसके आकार व आकृति निरंतर बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं है, निरंतर बदलती रहती है। और इसकी ना तो सेल वॉल होती है अच्छे से वेल डेवलप्ड, ना सेल स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होती है। इसका आकार व आकृति निरंतर बदलती रहती है। इसी के आधार पर इसको, किसको? माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर कहा जाता है। जीव जगत का जोकर कहा जाता है और यही अपना कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। सजीव जगत का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की खोज लुई पास्चर ने की थी। प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के ऊपर शोध करते हुए जो पशुओं के अंदर प्लूरोनिमोनिया एक रोग हो जाता है, और नोकार्ड रस्का ने पीपीएलओ इनका नाम दिया था। बाद में चलकर इसका नाम वापस क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा हो गया था। ये इसकी नॉर्मल सी बात है। अब देखो, ये जो माइकोप्लाज्मा है ये मुख्य प्रकार के कुछ रोग पशुओं के अंदर भी, कुछ रोग पादपों के अंदर भी और कुछ रोग मानव के अंदर भी संचरित करता है। उसकी वजह से रोग अपने अंदर होते हैं। उन रोगों का अपने को नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी रोगों के नाम हम लिखते हैं और एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनसे उत्पन्न होने वाले रोग में पादप रोगों की बात करते हैं। यानी कि पादप के अंदर माइकोप्लाज्मा द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? पहले तो होता है गन्ने का धरिया रोग। कौन सा? गन्ना का धैर्य रोग। गन्ना का धैर्य रोग। दूसरा होता है बैंगन का लघुपर्णी रोग। कौन सा होता है? बैंगन का, यहां लिख देते हैं, बैंगन का लघुपर्णी रोग। बैंगन का लघुपर्णी रोग। तीसरे बात करेंगे तो पपीते का गुच्छित रोग। पपीते के अंदर गुच्छित रोग होता। ये सारे जो रोग होते हैं, पपीते का गुच्छित रोग,
ये भी माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। और भी बात की जाए तो मक्का का बोना रोग, मक्का का बोना रोग, ये भी किसकी वजह से फैलता है? ये भी फैलता है माइकोप्लाज्मा की वजह से। और भी बात की जाए तो आलू का कुर्चिसम रोग, कौन सा रोग? आलू के अंदर एक रोग होता है कुर्चिसम रोग, आलू का कुर्चिसम रोग, ये भी किसकी वजह से फैलता है? माइकोप्लाज्मा की वजह से पादप के अंदर फैलता है। एक और रोग होता है पपीते का हरितिमागस रोग, कौन सा रोग? सॉरी, पपीते का नहीं, कपास का हरितिमागस रोग, ये भी किसकी वजह से फैलता है? ये भी माइकोप्लाज्मा की वजह से फैलता है। ये मुख्य पादप रोग थे जो माइकोप्लाज्मा की वजह से फैलते थे। अब कुछ मानव रोगों की बात करते हैं, यानी कि मानव के अंदर माइकोप्लाज्मा की वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो देखना, मानव रोग में तो सबसे पहले यही है कि श्वास नाल का संक्रमण होता है। पहले तो श्वास नाल का संक्रमण, श्वास नाल का संक्रमण वाला रोग होता है, ठीक है। दूसरे में बात की जाए तो मानव के अंदर बंध्यता हो जाती है, बंध्यता वाला रोग हो जाता है, बंध्यता आ जाती है। तीसरे की बात की जाए तो जननांग संबंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? जननांग शोध रोग, जननांग शोध रोग हो जाते हैं। और मुख्य रूप से अप्रारूपिक न्यूमोनिया रोग भी हो जाता है, अप्रारूपिक न्यूमोनिया रोग भी हो जाता है। ये सारे जो चारों मानव रोग होते हैं वो माइकोप्लाज्मा की वजह से मानव के अंदर होते हैं। ये मुख्य कुछ पादप रोग है जो माइकोप्लाज्मा की वजह से पादपों के अंदर होते हैं। अब कुछ ऐसे देखते हैं जो मुख्य प्रकार के जंतु रोग है। जंतु रोग मतलब कि कुछ जंतुओं के अंदर भी माइकोप्लाज्मा की वजह से रोग होते हैं। कौन से? पहले तो हमने बात कर ली थी कि मुर्गी के अंदर सिरानाल रोग, मुर्गी के अंदर सिरानाल रोग। दूसरे बात करेंगे तो पशुओं में शोध रोग। और एक और रोग होता है मुख्य रूप से भेड़ और बकरी के अंदर होता है एलेक्ट्रेसक रोग, ठीक है। मुख्य रूप से पहले तो हो जाता है मुर्गी का सिरानाल रोग, मुर्गी का सिरानाल रोग। दूसरे की बात की जाए तो सभी पशुओं के अंदर शोध रोग हो जाता है, पशुओं में शोध रोग। और तीसरे की बात की जाए तो भेड़ और बकरी के अंदर एगेलेक्टस रोग, भेड़ बकरी के अंदर एगेलेक्टस रोग। ये सारे जो रोग होते हैं वो जंतुओं के अंदर होते हैं। किसकी वजह से? माइकोप्लाज्मा की वजह से। तो मुख्य इंपॉर्टेंट है जीवाणुओं के अंदर माइकोप्लाज्मा। अगर इंडिविजुअल बात की जाए इस टॉपिक की तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिक कहां से होंगे? माइकोप्लाज्मा से होते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर कुछ फैक्ट चीजें हैं और कुछ रोग वाली चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है पादप को भी, जंतुओं को भी और मानव के अंदर भी मुख्य प्रकार के रोगों का कारण होती है। तो हमने जगत मोरेरा के जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए इसके जो डिवाइडेशन था उसको कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं कि कुछ मुख्य प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस किस आकृति या आमाप के हो सकते हैं, उनकी शेप एंड साइज कैसी हो सकती है, और कितने प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जो जीवन में अपने को पूरे पर्यावरण में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ जीवाणुओं के किस किस प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं आकार और आमाप के आधार पर। यानी कि कुछ जीवाणुओं का हम आकार देखेंगे, उसका आमाप भी देखेंगे, किस प्रकार की संरचना हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं जीवाणु का आमाप, यानी कि किस आमाप के जीवाणु वातावरण में या प्रकृति में पाए जाते हैं। देखिए, मुख्य प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं का सामान्य जो जीवाणु होते हैं वो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर के आमाप के होते हैं, ठीक है। एवरेज जीवाणुओं का यही साइज होता है, ठीक है। फिर आमाप होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो इससे अधिक भी हो जाते हैं, और अधिक होते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को याद रखनी है, एक नाम बेगियाटोआ मिराबिलिस। क्या याद रखना है अपने को? बेगियाटोआ मिराबिलिस, ये एक जीवाणु है। कौन सा है? बेगियाटोआ मिराबिलिस। ये जीवाणु है जो सबसे बड़ा जीवाणु है सभी बैक्टीरिया के अंदर। सबसे बड़ा यह जीवाणु होता है क्योंकि इसकी साइज होती है 16 से लेकर
अधिकतम 45 माइक्रोमीटर तक, 16 माइक्रोमीटर से लेकर 45 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज हो सकती है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 80 माइक्रोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है, सबसे बड़ा जीवाणु, सबसे बड़ा जीवाणु कौन है, बेगियोटोवा मिराबिलिस। ठीक है, ये तो इनकी साइज के बाद। एवरेज बात की जाए तो ऑप्शन के अंदर अगर मिले जीवाणु का आकार है तो इनके बीच में ऑप्शन मिलेगा 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर के आसपास। अब बात करते हैं दूसरा अपना, दूसरा होता है जीवाणुओं के आकार, शेप की बात करते हैं। साइज की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं शेप, कैसा कैसा शेप के, किस किस शेप के जीवाणु हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले कुछ ऐसे जीवाणु जो कोकस या गोलाकार होते हैं, कोकस या गोलाकार, जिन्हें बोला जाता है कोकस जीवाणु, कोकस या गोलाकार जीवाणु। ऐसे जीवाणु जिनकी संरचना या उनका जो आकार होता है वो कोकस या गोलाकार होता है। एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनी है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते जाता हूं मैं साथ साथ। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी, ये भी क्या है, गोलाकार है। एक और है माइक्रोकोकस एगिलिस, माइक्रोकोकस एगिलिस, ये भी क्या है, गोलाकार जीवाणु है, जिसे हम कोकस या गोलाकार जीवाणु कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, निम्न में से गोलाकार जीवाणु है, छड़नुमा है, ऐसे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले गोलाकार की हमने बात कर ली थी। दो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये भी क्या है, एक प्रकार का गोलाकार या कोकस जीवाणु है। दूसरी बात की जाए तो दूसरा कौन सा हो सकता है, कि दूसरा हो सकता है बेसिलस या वह छड़ाकार जीवाणु। कौन सा, बेसिलस, बेसिलस व छड़ाकार जीवाणु, बेसिलस व छड़ाकार जीवाणु। आप बेसिलस व छड़ाकार जीवाणु की बात की जाए तो पहले तो यही इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं कि बेसिलस की जो सारी जातियां होती है वो बेसिलस जाति की वो क्या आती है, बेसिलस वो छड़ाकार जीवाणु में आती है। कुछ होता है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी, वो भी लिख देते हैं, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये भी क्या है, छड़ाकार जीवाणु है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये भी छड़ाकार या बेसिलस जीवाणु का एग्जाम्पल है। और एक तो है ये बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाला है, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ये भी क्या है, ये भी बेसिलस या छड़ाकार जीवाणु है। उसके एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए। फिर तीसरे और एक आकार के आधार पर होता है सर्पिलाकार जीवाणु। क्या होते हैं, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार जिसे हम बोलते हैं कुंडलित जीवाणु, सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु, सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु। सर्पिलाकार या कुंडलित जीवाणु के एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्पाइरेलम माइनस है और स्पाइरेलम वेलुटस है। पहला देखते हैं इसका एग्जाम्पल, स्पाइरेलम माइनस, ये भी सर्पिलाकार का एग्जाम्पल है। और एक और है स्पाइरेलम वेलुटस, कौन सा है, स्पाइरेलम वेलुटस। तो कुछ ऐसे सर्पिलाकार जीवाणु, यानी कि जीवाणु का शरीर का आकार या जो इसकी शेप होता है वो सर्पिलाकार या कुंडलित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अपने को मुख्यतः दो एग्जाम्पल किसी का याद रखना, नहीं तो एक तो याद रखना ही रखना है। चौथा होता है विब्रियो, विब्रियो यानी कि कोमा टाइप। कौन से, विब्रियो जीवाणु, विब्रियो या कोमा जीवाणु, विब्रियो या कोमा जीवाणु। विब्रियो या कोमा जीवाणु की बात की जाए एग्जाम्पल है विब्रियो कोलाई, विब्रियो कोरोलाई, विब्रियो कोरोलाई। ठीक है, और कुछ ऐसे अंतिम रूप से हम बात कर लीजिए तो कुछ तंतुमय भी जीवाणु होते हैं, जैसे बेगियोटोवा, ये खुद है बेगियोटोवा मिराबिलिस है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये कौन सा होता है, तंतुमय जीवाणु होता है, तंतुमय जीवाणु। एग्जाम्पल है
बेगियाटोवा मिराबिलिस, बेगियाटोवा मिराबिलिस। ठीक है, तो हमने जीवाणुओं का आमाप देख लिया, जीवाणुओं का आकार को भी देख लिया। अब हम जीवाणु के प्रकार की बात करें, यानी कि किस किस प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं। तो देखिए एग्जाम के अंदर जीवाणुओं के प्रकार को अगर पूछा जाए तो जीवाणुओं का प्रकार पोषण के आधार पर होता है। पोषण की दृष्टि से जीवाणु दो प्रकार के हो सकते हैं। पोषण की दृष्टि से जीवाणु कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो जाएगा अपना स्वपोषी, कौन से? स्वपोषी जीवाणु, और एक हो जाएंगे अपने परपोषी जीवाणु। क्या हो जाएंगे? परपोषी जीवाणु। पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु। अब देखो स्वपोषी जीवाणु भी कितने होते हैं, कि आपको पता है कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में बात की थी कि स्वपोषी जीवाणु भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और एक हो सकते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषी मतलब जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर अपना भोजन बनाएंगे। और ये मुख्य प्रकार के जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, उसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्लोरोबैक्टीरियम, क्लोरोबैक्टीरियम ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। और क्रोमेशियम भी ये क्या है? क्रोमेशियम ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। ये हो गया स्वपोषी जीवाणु का प्रकाश संश्लेषी वाला प्रकार। दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। अब रसायन संश्लेषी कैसे? कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो अपने शरीर की अंतर्गठन क्रियाओं द्वारा कुछ रसायनों से अभिक्रिया करके कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। उन प्रोडक्ट के साथ ऊर्जा रिलीज होती है और इनको क्या मिलता है? ऊर्जा या पोषण मिलता रहता है। तो उसके आधार पर रसायन संश्लेषी होते हैं। जैसे कि बात की जाए तो पहले है गंधक, गंधक उत्पादन करने वाले जीवाणु, गंधक जीवाणु। गंधक जीवाणु का एग्जाम्पल है बेगियाटोवा। कौन सा एग्जाम्पल है? बेगियाटोवा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो गंधक रिलीज करते हैं गैस के रूप में। फिर होते हैं कुछ लौह वाले, लौह जीवाणु। लौह जीवाणु की मैं बात करूं तो लौह जीवाणु का एग्जाम्पल है लैक्टोथ्रिक्स। क्या नाम एग्जाम्पल है? लैक्टोथ्रिक्स, लैक्टोथ्रिक्स। और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रिकारी जीवाणु भी होते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। नाइट्रिकारी जीवाणु आप सभी को पता है कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के, लेग्यूमिनेसी कुल मतलब कि जो दाल वाला कुल होता है, दाल वाले पौधों का, उन पादपों की जड़ों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम जीवाणु, जो सहजीवी के रूप में रहता है और मुख्य प्रकार का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रिकारी जीवाणु भी होते हैं मुख्य प्रकार के। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्योंकि ये परजीवी के अंदर आता है, लेकिन अपने को नाइट्रिकारी के रूप में पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसे दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोसोमोनास है, इस प्रकार के। ये तो जीवाणु है जो परजीवी में आएगा। और स्वपोषी में की जाए तो नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोसोमोनास है, ये क्या है? नाइट्रिकारी जीवाणु है। और कुछ होते हैं जैसे 4 नंबर यहां लिख देते हैं, मिथेन वाले, मिथेन वाले जीवाणु जो मिथेनोमोनास है, जो मिथेन गैस को रिलीज करते हैं, मिथेनोमोनास। ठीक है, मिथेनोमोनास होता है। अब बात करते हैं परजीवी जीवाणु की। परजीवी मतलब कि पर का मतलब होता है दूसरों के शरीर के अंदर निवास करके, शरीर के अंदर निवास करके अपने भोजन के रूप में व्यवस्था करना। इतना समझ लीजिए परजीवी का एग्जाम्पल। और इसके एग्जाम्पल आपने को बहुत जरूरी याद रखना। परजीवी 3 टाइप के हो सकते हैं। पहले क्या हो सकता है? पहले हो सकते हैं मृतजीवी, यानी कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है अपना बेसिलस जाति, बेसिलस स्पीसीज, यानी कि बेसिलस जाति। ठीक है। दूसरे होते हैं सहजीवी। क्या होते हैं? सहजीवी। सहजीवी क्या होता है? कि साथ साथ रहने वाले, जिसके अंदर पेड़ पौधों के साथ साथ हो, चाहे जीवों के साथ साथ हो, दोनों को फायदा होए, किसी को भी नुकसान नहीं हुए, तो सहजीवी कहलाता है। सहजीवी के एग्जाम्पल यही है राइजोबियम, जो पौधों के जड़ों के अंदर रहता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, अभी हमने बात की है। और अंतिम होता है परजीवी। परजीवी मतलब कि दूसरों के शरीर के अंदर पाया जाता है और उससे क्या प्राप्त करता है? भोजन प्राप्त करता है और काफ़ी प्रकार के रोग भी उस जीव या जंतु को दे देता है। एग्जाम्पल अपने को याद रखना है इसका, जैंथोमोनास,
ज़ैंथोमोनास। तो ये मुख्य मुख्य प्रकार के पोषण के आधार पर स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी की बात की जाए, जीवाणुओं को अपने एग्जाम्पल सहित देखा। यहाँ पर भी हमने इसके आकार और अमाप को पढ़ा। तो अपना जो मोनेरा जगत का जीवाणु वाला चैप्टर था वो लगभग यहाँ समाप्त हो चुका है। यानी कि हमने क्लासिफिकेशन के पंच जगत प्रणाली का पहला मोनेरा जगत में जीवाणुओं को कंप्लीट कर लिया है। केवल ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बचे हैं, वो हम अगले पार्ट में लेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एनवीरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।